गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता है हमने कल ह्यूमन ब्लड स्टार्ट किया था। ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव का रक्त। दोस्तों हमने कल क्या पढ़ा इसके बारे में दोस्तों फटाफट 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भैया ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों हमने बहुत सारी शाखाओं के बारे में पढ़ा, जैसे कि लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अस्थि का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हमारी आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी या फिर रीनोलॉजी कहा जाता है। ये सारी बातें दोस्तों हमने पढ़ी। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया कि भैया ब्लड किस तंत्र का हिस्सा है। तो दोस्तों ब्लड रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र में दोस्तों हम हमारा हार्ट जो हृदय है उसके बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और दोस्तों ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो कोई आपसे पूछे भैया कि ब्लड किस तंत्र का हिस्सा है, तो भैया ब्लड रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। इसके बाद में मैंने आपको बताया दोस्तों कि ब्लड क्या है। तो भैया आप सबका जो राइट आंसर था वो ये था दोस्तों कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। दोस्तों इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि दोस्तों जो उत्तक होता है ये भैया कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह। अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तक क्या है तो दोस्तों जब बहुत सारी कोशिका आपस में समूह बना लेती है तो भैया उत्तक का निर्माण होता है। यह बात आपको समझ में आई। संयोजी का मतलब क्या है? जोड़कर रखना। जोड़कर रखना किसको? तो भैया हमारे ऑर्गन्स को, हमारे अंगों को। तरल का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर हमारा जो ब्लड होता है दोस्तों इसका लगभग 55% भाग दोस्तों तरल अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और वो भाग कौन सा है? वो भाग प्लाज्मा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ब्लड एक कोशिकाओं का समूह है जो दोस्तों तरल अवस्था में पाया जाता है और हमारे अंगों को जोड़कर रखने का कार्य करता है। ये भैया हमारे ब्लड की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भैया ब्लड एक मेसोडर्मल ऑर्गन है। मेसोडर्मल ऑर्गन है। इसका मतलब क्या है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब आप भ्रूणीय अवस्था में होते हो तब दोस्तों आपके शरीर का निर्माण होने से पहले सबसे पहले आपके शरीर में दोस्तों 3 परतों का निर्माण होता है। उन परतों को दोस्तों जर्म लेयर कहा जाता है। और दोस्तों ये परत क्या करती है? आपके शरीर के अंगों का निर्माण करती है। वो 3 परत होती है दोस्तों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और दोस्तों एंडोडर्म। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया जो ब्लड है वो किस प्रकार का ऑर्गन है? तो दोस्तों मेसोडर्मल ऑर्गन है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो अंग मेसोडर्म परत से बना है उनको क्या कहा गया है दोस्तों? मेसोडर्मल ऑर्गन या मेसोडर्म अंग कहा गया है। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी थी। इसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा कि भैया ब्लड कितना होता है। तो दोस्तों फीमेल में कितना होता है और दोस्तों
मेल में कितना होता है? तो दोस्तों फीमेल में होता है भैया 4 से 5 लीटर, और दोस्तों मेल में होता है 5 से 6 लीटर। दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि पूरे बार का कितना होता है, ये 7% होता है, या फिर दोस्तों मैं एवरेजन कह सकता हूं कि भैया 7 से 8% होता है। जो ब्लड होता है दोस्तों वो आपके शरीर के बार का 7 से 8% होता है। तो दोस्तों ये सारी कहानी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप पहले कल की वीडियो जाके देखो, उसके बाद में दोस्तों आज की वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बात क्लियर है? अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, वो क्वेश्चन भैया मेरा ये है कि जो नवजात शिशु होता है उसमें दोस्तों कितना ब्लड होता है? देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है कि जो नवजात शिशु होता है, इस नवजात शिशु में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? ये आपसे दोस्तों ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। भैया इसका राइट आंसर होगा 0.21 लीटर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ये नवजात शिशु क्या होता है। तो दोस्तों जिस बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है, जिस बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है वो होता है भैया नवजात शिशु। अब अभी अभी जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों अभी अभी हुआ है, कहने का मतलब अभी उस बच्चे का जन्म हुए 4 से 5 दिन हुए हैं, कहने का मतलब अभी 4 से 5 दिन के आसपास टाइम हुआ है। बात क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भैया कि नवजात शिशु में ब्लड कितना होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 0.21 लीटर होता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर के बाहर का कितना होता है दोस्तों, 7 या 8% होता है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नवजात शिशु में भार कितना होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है नवजात शिशु में जो भार होता है दोस्तों वो होता है 3 kg। नवजात शिशु में भार कितना होता है दोस्तों, 3 kg के आसपास होता है। अगर आप 3 का 7% निकालोगे दोस्तों तो कितना आएगा, 0.21 लीटर आएगा। तो दोस्तों यही तो मैंने आपको बताया कि नवजात शिशु में ब्लड की मात्रा कितनी होती है भैया, 0.21 लीटर होती है। और दोस्तों ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या बताओ आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि नवजात शिशु में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो भैया कितनी होती है, 0.21 लीटर होती है। बात यह आती है कि भैया नवजात शिशु होता क्या है, तो दोस्तों जिस बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है, यानी कि उसके जन्म को सिर्फ 4 से 5 या फिर 8 से 10 दिन हुए हैं, यानी कि 10 दिन के आसपास हुए हैं, उसमें ब्लड की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 0.21 लीटर होती है। ये तो आपको पता है जो ब्लड की मात्रा होती है वो पूरे शरीर के भार का 7 से 8% होती है। मान लीजिए दोस्तों जो नवजात शिशु होता है, मान लीजिए नहीं दोस्तों एक्चुअली में नवजात शिशु में जो भार होता है दोस्तों वो कितना होता है, 3 kg होता है। अगर दोस्तों मैं 3 का 7% निकालता हूं दोस्तों तो 0.21 लीटर आता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है नवजात शिशु में जो ब्लड की मात्रा होती है वो 0.21 लीटर होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको भैया स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं हम भैया आगे। दोस्तों मैं आपसे फिर कहूंगा
आपके जितने भी भाई है, बहन है, कोई दोस्त है, मित्र है, उन सबसे बोल दीजिए भैया फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर देने वाला हूं। अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर अपने मंजिल से कहीं ना कहीं बहुत दूर पिछड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भैया जरूर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपके पास पहुंच जाएगा। बात क्लियर है? चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो क्वेश्चन आता है भैया वो ये आता है कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों आप सबको आंसर पता होगा, आप सब ने रट रखा है कि भैया ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 से लेकर के 7.5। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, 7.4 से लेकर के 7.5 भी आ सकता है, कोई प्रभाव नहीं। ये मतलब नहीं है कि भैया 7.5 आ गया था आपको कोई बीमारी है, नहीं। 7.4 दोस्तों आपका वैल्यू होती है ब्लड के पीएच मान की। अधिकांश किताबों में अधिकांश टीचर आपको यही बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 7.4 से लेकर के 7.5 के बीच में आपका पीएच आ सकता है। बात क्लियर है? अब दोस्तों बात यह आती है कि भैया सबसे पहले तो कि ये पीएच होता क्या है। तो दोस्तों पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए दोस्तों हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो पीएच स्केल होता है, इस पीएच स्केल की खोज की थी दोस्तों 1909 में एक वैज्ञानिक था सोरेंस। इस वैज्ञानिक ने दोस्तों पीएच स्केल की खोज की थी 1909 में। इन्होंने बताया दोस्तों कि भैया एक स्केल होता है जिस पर दोस्तों 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं और दोस्तों मध्य में 7 होता है। अगर किसी विलयन में दोस्तों आप इस स्केल को डुबोकर देखोगे तो अगर वैल्यू 1 से लेकर के 7 के बीच में आती है तो भैया वो विलयन अम्लीय होगा। बात क्लियर है? अगर दोस्तों किसी विलयन में आप इस पीएच स्केल को डुबोकर देखोगे और दोस्तों आपकी जो वैल्यू आती है वो 7 से 14 के बीच आती है तो भैया वो विलयन कैसा होगा? वो विलयन क्षारीय होगा। ये बात सही है। और अगर दोस्तों 7 पे आ गया तो समझ लेना भैया वो विलयन उदासीन है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। वो बातें क्या है दोस्तों? जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं दोस्तों तो क्षारीयता बढ़ती है। बात आपको समझ में आ गई? जब दोस्तों हम 7 से 1 की तरफ आते हैं दोस्तों तो अम्लीयता बढ़ती है। यह बात आपको समझ में आ गई? मैंने कहा कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो दोस्तों ब्लड में आप इस पीएच स्केल को डुबो कर देखोगे भैया तो इसकी वैल्यू यहां पर आएगी 7.4।
बात क्लियर है। अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया जो ब्लड की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ब्लड की प्रकृति, ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? तो भैया आपके ऑप्शन हो सकते हैं कि भैया दुर्बल अम्लीय, दुर्बल क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों प्रबल अम्लीय, और ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों प्रबल क्षारीय। अब बताओ आपको राइट आंसर क्या करके आओगे? आप तो फंस गए क्योंकि आपके पास अभी तक जानकारी उपलब्ध है ही नहीं है। तो दोस्तों ब्लड की जो प्रकृति होती है भैया वो होती है दुर्बल क्षारीय, क्योंकि मैंने बताया कि 7 से 14 की तरफ जाने पर दोस्तों क्षारीयता बढ़ती है, यानी कि 14 के आसपास के जो मान है दोस्तों वो प्रबल क्षारीय होंगे। दिख रहा है आपको? मैं कैमरे को इधर कर देता हूं, अब दिखेगा। मैंने क्या कहा कि 14 के आसपास के मान दोस्तों प्रबल क्षारीय होंगे, और दोस्तों 1 के आसपास के मान प्रबल अम्लीय होंगे। 7 के आसपास के मान क्षार की तरफ, कहने का मतलब 14 की तरफ, वो दोस्तों दुर्बल क्षारीय होंगे। और 7 से 1 की तरफ, कहने का मतलब 7 के आसपास के मान है दोस्तों वो दुर्बल होते हैं। तो अगर 1 की तरफ है तो दुर्बल अम्लीय होगा, और 14 की तरफ है दोस्तों तो भैया दुर्बल क्षारीय होगा। तो भैया ये 7 के आसपास है, तो कहने का मतलब दोस्तों दुर्बल क्षारीय होगा। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, तो दोस्तों ब्लड की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। पहले तो आप ये बताओ आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं है? स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर रिवीजन करवाने वाला हूं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों आप सभी ने कहा कि ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, लेकिन मैंने आपसे कहा कि 7.4 से लेकर के 7.5 तक आपकी वैल्यू आ सकती है पीएच की, ये मैंने कहा। बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको भूल जाइए, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। अगली बात यह आती है दोस्तों कि पीएच का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों किसी भी विलयन में अगर आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता करना है तो दोस्तों आप उपयोग में लेते हो पीएच स्केल का। पीएच स्केल की खोज किसने की थी दोस्तों? तो भैया 1909 में सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने दोस्तों पीएच स्केल की खोज की थी। इसने क्या बताया कि भैया एक स्केल है जिस पर दोस्तों 1 से 14 तक अंक है। अगर 7 पर आ जाता है तो दोस्तों वो विलयन उदासीन होगा। अगर 7 से और 1 के बीच में आ जाता है, यानी कि 1 से और 7 के बीच में आ जाता है तो दोस्तों वह विलयन अम्लीय होगा। और 7 से 14 के बीच आ जाता है अगर उसका मान, तो भैया वह विलयन क्षारीय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है और 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, यानी कि 14 के आसपास के मान दोस्तों प्रबल क्षारीय होंगे और 1 के आसपास के मान दोस्तों प्रबल अम्लीय होंगे। और 7 के आसपास के मान क्षार की तरफ देखा जाए दोस्तों तो दुर्बल क्षारीय होंगे, और 7 के आसपास के मान अगर 1 की तरफ देखा जाए तो भैया दुर्बल अम्लीय होंगे। ये बात क्लियर है? ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4। जब दोस्तों ब्लड में इस पीएच स्केल को डुबो कर देखा तो पाया गया कि भैया इसका जो मान है वो 7.4 के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों ब्लड का पीएच तो हो गया 7.4, और दोस्तों ब्लड की जो प्रकृति हो गई वो हो गई दोस्तों दुर्बल क्षारीय। बस ये इतनी सी कहानी थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप किसी भी विलयन में इस पीएच स्केल को डुबो कर देख सकते हो कि भैया उसका पीएच मान कितना है और उसकी प्रकृति क्या है। बताओ आपको समझ में आया नहीं आया? अगर समझ में आ गए हो तो ये बताओ, अगर नहीं आया है तो ये बताओ। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे की कुछ जानकारी लेते हैं, बहुत अच्छी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपसे इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो और बता देता हूं।
आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो भैया 1909 में सोरेंस ने की थी। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ये आपसे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो भैया दुर्बल क्षारीय होती है। बात क्लियर है। ये कहानी है भैया, आसानी से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज प्लीज हमारे साथ जुड़ो और हमें मौका दो यार, मौका दो मौका। हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज लेकर आएंगे, मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए। एक बार कोशिश करिए मैं समझने की। दोस्तों मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो आपको क्लास में याद करा दूंगा, उसका मैं वादा करता हूँ। चलो भैया आपकी मर्जी, पढ़ना ना पढ़ना तो हमारा काम है पढ़ाना, कोई तो आएगा हमें पढ़ने। भैया अब बात करते हैं हम एक अच्छे क्वेश्चन से। वो अच्छा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि भैया जो ब्लड है, इस ब्लड का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों आप सबको पता है ब्लड का रंग होता है लाल। क्या कभी आपने सोचा है कि ब्लड का रंग काला क्यों नहीं होता, ब्लड का रंग सफेद क्यों नहीं होता, ब्लड का रंग पीला क्यों नहीं होता। आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा कि भैया हमारे ब्लड का रंग नीला क्यों नहीं होता, पीला क्यों नहीं होता, काला क्यों नहीं होता, सफेद क्यों नहीं होता। आज अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारा ब्लड का रंग लाल क्यों होता है। देखिए दोस्तों, आप सबने रट रखा है कि ब्लड का जो रंग है वो लाल दोस्तों किसके कारण होता है, वो दोस्तों होता है हीमोग्लोबिन। इसे दोस्तों शॉर्ट में आप HB से लिखते हो। ये हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों, एक वर्णक है, और वर्णक का कार्य होता है दोस्तों रंग प्रदान करना, रंग प्रदान करना। तो भैया इस हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं है। मैंने ये कहा कि ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक वर्णक है, और दोस्तों वर्णक का कार्य क्या होता है, रंग प्रदान करना। आपके बालों का रंग काला है तो दोस्तों किसी न किसी वर्णक की वजह से काला है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वर्णक का कार्य होता है रंग प्रदान करना, और ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन ब्लड का ही एक पार्ट है। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ब्लड में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो भैया ये आरबीसी का ही एक भाग है। आइए समझते हैं भैया हीमोग्लोबिन क्या है। क्या दोस्तों मैं इसे HB से लिख सकता हूं, ये लो भैया लिख दिया। इसके दोस्तों 2 पार्ट होते हैं, एक होता है दोस्तों हिम और एक होता है दोस्तों ग्लोबिन। जब आप हीमोग्लोबिन को तोड़ करके देखोगे तो 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है हिम और एक होता है ग्लोबिन। ये दोस्तों हिम जो होता है ये भैया वर्णक होता है, और दोस्तों जो ग्लोबिन होता है ये भैया प्रोटीन होती है। पूरे हीमोग्लोबिन में दोस्तों जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है वो भैया 95% होती है, और दोस्तों पूरे हीमोग्लोबिन में जो हिम वर्णक होता है ये भैया सिर्फ 5% होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हीमोग्लोबिन क्या है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन अगर ऐसा देखा जाए तो ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये एक प्रकार का वर्णक है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो भैया हीमोग्लोबिन का अधिकांश भाग लगभग 95% ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ है। तो दोस्तों इस कारण हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की दोस्तों जटिल प्रोटीन है, एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है।
एक प्रकार की क्या है दोस्तों, जटिल प्रोटीन है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? दोस्तों जो हीम होता है ये दोस्तों एक आयरन कंपाउंड है, आयरन कंपाउंड है। दोस्तों इसे आयरन कंपाउंड क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्तों ये लोहे से बना यौगिक होता है, लोहे से बना हुआ होता है। और दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको इंतजार था कि भैया हमारा ब्लड का रंग लाल क्यों होता है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपके घर में कहीं लोहा रखा हुआ है, उस लोहे पर दोस्तों जंग लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों जब ये लोहा जल के और दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है इसके साथ क्रिया कर लेता है या फिर दोस्तों इनके संपर्क में आ जाता है, तो भैया इस लोहे पर जंग लग जाती है और दोस्तों इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग दोस्तों लाल हो जाता है। यह बात आपको समझ में आई या नहीं है? मैंने ये कहा कि आपका जो लोहा होता है जो आपके घर में रखा होता है वो दोस्तों जल के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? लाल रंग प्रदान करता है और दोस्तों उस पर जंग लग जाती है। ये एक प्रकार की रिएक्शन है, यानी कि लोहा जल और हवा के साथ में, जल और ऑक्सीजन के साथ में अगर क्रिया करेगा तो भैया लोहे पर जंग लग जाएगी और उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यह बात आपको समझ में आ गई? दोस्तों मैंने ये कहा कि ये हिम क्या है? एक प्रकार का वर्णक भी है और दोस्तों ये आयरन कंपाउंड भी है। दोस्तों आयरन यहाँ पर धातु के रूप में नहीं है, जो आयरन है दोस्तों ये भैया यहाँ पर धातु के रूप में नहीं है, यहाँ पर ये खनिज तत्वों के रूप में है। क्या ये बात आपको समझ में आई? जब दोस्तों ये आयरन जल के साथ और दोस्तों ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आएगा दोस्तों, तो भैया ये लाल रंग प्रदान करेगा, ये लाल रंग प्रदान करेगा, ये लाल रंग प्रदान करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये बताओ। अब ये भैया हमारे शरीर में जल कहां से आया या ऑक्सीजन कहां से आई, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बताओ ये जो आयरन कंपाउंड है हिम, ये अगर दोस्तों जल के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में अगर संपर्क में आया या फिर इसने क्रिया की, तो भैया ये लाल रंग प्रदान करेगा या नहीं करेगा? इस कारण ही दोस्तों हिम को वर्णक कहा जाता है। हिम भी वर्णक है और दोस्तों अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट रूप से हीमोग्लोबिन भी वर्णक ही कहा गया है, क्योंकि यही तो है जो मेन, इसी का ही तो पार्ट है ये हिम वर्णक। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों वो समझिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हिम है ये एक आयरन कंपाउंड है। जब ये आयरन कंपाउंड जल और ऑक्सीजन के साथ में संपर्क में आता है तो भी ये लाल रंग प्रदान करता है। इस कारण दोस्तों हमारा जो ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है। अब दोस्तों बात आती है कि भैया ये जल कहां से आया हमारे शरीर में? तो दोस्तों आपको पता है हमारे शरीर में लगभग 68 से 70% दोस्तों जल होता है, पानी होता है। ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों तो आपको पता है ऑक्सीजन से ही हमारा शरीर चल रहा है। हमारा फेफड़ों से दोस्तों शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है वो कौन लेकर के जाता है? वो दोस्तों हमारा ब्लड ही लेकर के जाता है। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होती है। दोनों कहानी समझ में आई? इस वजह से दोस्तों हमारे ब्लड का रंग दोस्तों लाल होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई हो तो ये बताओ और आ गई हो तो ये बताओ। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों ब्लड का रंग लाल होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या है? वर्णक है और दोस्तों वर्णक का काम होता है रंग प्रदान करना। दोस्तों हीमोग्लोबिन को अगर आप तोड़ करके देखोगे तो दोस्तों दो पार्टों में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। एक पार्ट है हीम और एक पार्ट है ग्लोबिन। दोस्तों जो हीम होता है ये वर्णक है और जो ग्लोबिन है ये भैया प्रोटीन है। दोस्तों संपूर्ण हीमोग्लोबिन में लगभग 95% ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, 5% ये हीम वर्णक पाया जाता है। इस कारण दोस्तों हम हीमोग्लोबिन को जटिल प्रोटीन भी कह सकते हैं एक वर्णक के साथ में।
ये बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों हिम क्या है, एक आयरन कंपाउंड है, यानी कि लोहे से बना हुआ यौगिक है। बात आपको समझ में आ गई। जब दोस्तों आयरन जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह लाल रंग प्रदान करता है। इस वजह से हमारे ब्लड का जो रंग होता है दोस्तों कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है। यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई। अब आगे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि हीमोग्लोबिन का स्वयं का रंग कैसा होता है, तो दोस्तों इसका स्वयं का रंग होता है बैंगनी। कैसा होता है? बैंगनी होता है। अब 4-5 क्वेश्चन है, उसका आंसर दो मुझे। पहला क्वेश्चन तो ये है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि भैया हीमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो भैया हिम वर्णक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो अब सुनिए गौर करके दोस्तों, एक धातु होती है Fe+2, इसे कहा जाता है दोस्तों फेरस धातु। ये फेरस धातु दोस्तों मिनरल्स के रूप में हमारे हीमोग्लोबिन में होती है। बात आपको समझ में आ गई। यही तो है आयरन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है Fe+2। इसी के साथ ही तो दोस्तों जब जल और ऑक्सीजन संपर्क में आता है तो दोस्तों लाल रंग प्रदान करता है। यही कारण होता है हमारे ब्लड का लाल रंग का। दोस्तों ये मैं 3 चीजें बता रहा हूं। हीमोग्लोबिन में हिम वर्णक पाया जाता है, हिम वर्णक में Fe+2 फेरस धातु पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रक्रिया है। एक कहने का मतलब जैसे कि आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में हिम वर्णक में Fe+2 धातु पाई जाती है। तो वो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भैया हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो Fe+2 यानी कि फेरस धातु पाई जाती है। दोस्तों हमारे ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किस वर्णक के कारण होता है, तो हिम वर्णक के कारण होता है। किस धातु के कारण होता है, तो Fe+2 धातु के कारण होता है। ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब सुनिए आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ये है दोस्तों कि भैया जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो दोस्तों मैंने कहा कि आरबीसी का एक भाग है ये, तो जो आरबीसी का कार्य होगा वही हीमोग्लोबिन का कार्य होगा। तो दोस्तों इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। ऑक्सीजन का परिवहन करवाना यानी कि हमारे फेफड़ों से जो ऑक्सीजन आती है उस ऑक्सीजन को लेता है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन करता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर के जाता है। यह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया हीमोग्लोबिन का एक अणु, एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर जाता है। क्वेश्चन था आपसे दोस्तों कि एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को लेकर के जाता है, तो भैया 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ, आ गई हो? तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोस्तों एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं। अब की बार आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब देखिए भैया, मैंने कहा कि ब्लड का रंग कैसा होता है, तो भैया ब्लड का रंग लाल होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन को अगर आप टुकड़ों में बांटोगे तो हीमोग्लोबिन 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग है हीमोग्लोबिन का हीम और एक है ग्लोबिन। हीम है दोस्तों वर्णक जो कि पूरे हीमोग्लोबिन का दोस्तों 5% होता है, और दोस्तों हीमोग्लोबिन का दूसरा भाग है ग्लोबिन जो कि पूरे हीमोग्लोबिन का 95% होता है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। दोस्तों हम हीमोग्लोबिन को वर्णक के साथ में कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है, क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग 95% भाग हीमोग्लोबिन का प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में हिमवर्णक पाया जाता है। हिमवर्णक क्या है? एक प्रकार का आयरन कंपाउंड है, यानी कि लोहे से बना हुआ यौगिक है।
जब दोस्तों आयरन जल के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, इनके संपर्क में आता है दोस्तों, तो भैया लाल रंग प्रदान करता है। इसी वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हिमवर्णक में कौन सी धातु पाई जाती है, तो भैया Fe+2 फेरस धातु पाई जाती है, लेकिन ये लोहे के धातु के रूप में नहीं पाई जाती है, मिनरल्स के रूप में पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर। हीमोग्लोबिन का स्वयं का रंग बैंगनी होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। एक हीमोग्लोबिन का अणु दोस्तों अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। स्वयं हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। अगला क्वेश्चन पूछेगा एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जा सकता है, तो भैया 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जाता है। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है, तो ग्लोबिन प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक होता है, तो हिमवर्णक होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो Fe+2 फेरस धातु होती है। ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों इनको याद करना आपकी जिम्मेदारी है, मैंने बता दिया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब 2-3 क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो भैया ले लेना एक बार। दोस्तों चाहे समय अधिक लग जाए, लेकिन आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, मेरा तात्पर्य ये है। जब आपको चीजें समझ में आएगी तभी दोस्तों आप एग्जाम में कर पाओगे। क्या आप इस बात को मानते हो? अब देखना भैया आगे क्वेश्चन क्या आते हैं। और दोस्तों अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं भैया, ये क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। पहली बात तो ये है दोस्तों कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है ना, क्योंकि आप स्टैंडर्ड क्वालिटी के आदमी हैं। देखिए भैया अब क्वेश्चन क्या आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये तो आपको पता है कि ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो भैया वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। बात आपको समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है, बताओ भैया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है। तो दोस्तों अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो दोस्तों उसमें 2 संघ थे, 2 फाइलम थे। एक तो था दोस्तों अरथ्रोपोडा और एक था दोस्तों मोलस्का। दोस्तों अरथ्रोपोडा जो फाइलम है ये भैया जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे ALP में पूछा था रेलवे में कि भैया जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो भैया अरथ्रोपोडा है। और दोस्तों जो मोलस्का जो फाइलम है, मोलस्का जो संघ है, ये भैया जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये बात समझ में आ गई। इस फाइलम में दोस्तों लगभग पूरे संसार की 83% जातियां निवास करती है। दोस्तों जितने भी कीट हैं, मक्खी, मच्छर, तितलियां, कॉकरोच, जिसे आप तिलचट्टा कहते हो, ये सभी दोस्तों इसमें आते हैं। अगर मैं दोस्तों मोलस्का की बात करूं तो भैया मोलस्का में कौन कौन से जीव आते हैं,
जैसे कि ऑक्टोपस, सीप, घोंगा या घेंगा, आपने नाम सुन रखा होगा, ये सभी दोस्तों मोलस्क का संघ में आते हैं। दोस्तों इन दोनों संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग कैसा होता है दोस्तों? नीला होता है। अब बात यह आती है कि किस वर्णक के कारण होता है, तो दोस्तों हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन एक वर्णक होता है। इस वर्णक के कारण दोस्तों इस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है। और किस धातु की वजह से होता है, तो भैया कॉपर धातु की वजह से होता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारा ब्लड का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किस धातु की वजह से होता है? तो Fe+2 यानी कि जो आपकी फेरस धातु है इसकी वजह से होता है। क्या आपको यह कहानी समझ में आई या नहीं आई? मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर सुनिए। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर था अर्थ्रोपोडा और मोलस्का। दोस्तों ये एनिमल किंगडम के जो 11 फाइलम होते हैं उनमें से 2 फाइलम है। जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ होता है दोस्तों वो अर्थ्रोपोडा होता है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है वो मोलस्का होता है। अर्थ्रोपोडा की बात करूं दोस्तों तो इसमें लगभग पूरे संसार की 83% जातियां निवास करती है। जितने भी कीट है, मक्खी, मच्छर, तितलियां, कॉकरोच, तिलचट्टा, ये सभी दोस्तों इस संघ में आते हैं। अगर मोलस्का संघ के एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों तो ऑक्टोपस, सीप और घोंगा, ये सभी संघ इसमें आते हैं। जलीय जीव होते हैं, जल में रहते हैं दोस्तों ये मोलस्का संघ के प्राणी। एएलपी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो भैया अर्थ्रोपोडा है। अब क्वेश्चन पर आता हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है, तो दोस्तों अर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है। किस वर्णक की वजह से होता है, तो भैया हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से होता है। किस धातु की वजह से होता है, तो भैया कॉपर धातु की वजह से होता है। ये क्वेश्चन आपको रटना है, रटना आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर कह रहा हूं। उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि भैया जो कॉकरोच होता है, जो कॉकरोच होता है जिसे आप तिलचट्टा कहते हो, इसका ब्लड का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कॉकरोच जो तिलचट्टा है दोस्तों ये किसका एग्जाम्पल है? ये अर्थ्रोपोडा संघ का उदाहरण है। यह बात आपको समझ में आई। लेकिन दोस्तों इस कॉकरोच का ब्लड का रंग नीला नहीं होता। नीला होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन बताया कि अर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला होता है। लेकिन दोस्तों नीला नहीं होता, ये भैया अपवाद है, ये भैया अपवाद है। इसका ब्लड का रंग दोस्तों सफेद होता है, सफेद, व्हाइट होता है। अब दोस्तों बात आती है कि किस वर्णक की वजह से होता है, तो दोस्तों एक वर्णक होता है हीमोलिम्फ। इस हीमोलिम्फ वर्णक की वजह से इसका ब्लड का रंग दोस्तों कैसा होता है? सफेद होता है। क्या आपको दिखा क्या? हाँ दिखा। यह कहानी थी भैया जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, लेकिन बात आपको समझ में आनी चाहिए। कम पढ़ लेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे और सब कुछ समझ में आना चाहिए। चाहे दोस्तों इसकी 15 क्लास हो जाए ब्लड की, चाहे 20 क्लास हो जाए, चाहे 25 क्लास हो जाए, लेकिन आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। दोस्तों मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे ब्लड का लाल रंग किस वर्णक की वजह से होता है, तो भैया हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किस धातु की वजह से होता है, तो Fe+2 यानी कि फेरस धातु की वजह से होता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है, तो दोस्तों अर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जो प्राणी है उनका ब्लड का रंग दोस्तों नीला होता है। किस वर्णक की वजह से होता है, तो हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से होता है। किस धातु की वजह से होता है, तो भैया कॉपर धातु की वजह से होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। आपसे दोस्तों रेलवे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो भैया अर्थ्रोपोडा है।
और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो भैया मोलस्क का है। बात आपको समझ में आ गई। अर्थ्रोपोडा में दोस्तों पूरे संसार की 83% जातियां निवास करती है, जैसे कि कीट, मक्खी, मच्छर, तितलियां, कॉकरोच, तिलचट्टा जिसे आप कहते हो। और दोस्तों मोलस्का में ऑक्टोपस, सीप, घोंगा या जल में रहने वाले जीव होते हैं, ये इनके उदाहरण है। लेकिन दोस्तों एक अपवाद है अर्थ्रोपोडा का। अर्थ्रोपोडा का एग्जांपल है कॉकरोच, तिलचट्टा। इसका ब्लड का जो रंग होता है दोस्तों वो सफेद होता है, सफेद होता है, व्हाइट होता है। किस वर्णक की वजह से होता है? ये हीमोलिम्फ वर्णक की वजह से होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बताओ आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? आ गई हो तो फिर अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बताओ आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है यार? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट भी कर दो। आपके छोटे भाई के लिए, आपसे छोटा ही होगा यार। और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को तो भैया सब्सक्राइब कर ही लेना, वो तो बहुत ही जरूरी है। और कोई अपने भाई बहन है, कोई पढ़ने वाले, उन सबको बता देना कि भैया अच्छा कंटेंट मिल रहा है फ्री पॉकेट में। नहीं तो ये कंटेंट आपको अगर आप 5,000 रुपये भी दोगे ना तो 5,000 रुपये में भी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा कंटेंट अच्छे से 2-2, 3-3 बार रिवीजन करवा रहा हूँ, और क्या चाहिए? गलत कह रहा हूँ क्या बताओ? अब बात करते हैं दोस्तों हम कि हमारा ब्लड का निर्माण कहां पर होता है। किसके बारे में? ब्लड का निर्माण, ब्लड का फॉर्मेशन कहां पे होता है? तो भैया आप सभी ने सुन रखा होगा कि हमारे ब्लड का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है बोन मैरो में। ये बोन मैरो है क्या? इस बोन मैरो को हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। अब भैया ये अस्थि मज्जा है क्या? तो दोस्तों आपकी जो अस्थि होती है, आपकी जो हड्डी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, मानते हो? दोस्तों इस हड्डी में दोस्तों एक खोखला पार्ट होता है। दोस्तों ये बड़ी बड़ी हड्डियों में ही होता है, छोटी हड्डियों में नहीं होता। इस खोखले पार्ट में दोस्तों एक द्रव भरा हुआ होता है, ये वाला। इससे क्या कहा जाता है दोस्तों? इससे ही बोन मैरो कहा जाता है, इससे ही अस्थि मज्जा कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? अस्थि मज्जा कहा जाता है। इसी अस्थि मज्जा में दोस्तों हमारे ब्लड का निर्माण होता है। इस ब्लड का निर्माण होता है। बात क्लियर है दोस्तों? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भैया ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक ठोस पार्ट होता है, एक तरल पार्ट होता है। दोबारा से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा ब्लड। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ठोस पार्ट होता है और एक तरल पार्ट होता है। ठोस पार्ट में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं, और तरल पार्ट में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। बात क्लियर है? अब दोस्तों अस्थि मज्जा भी 2 प्रकार का होता है। अस्थि मज्जा भी दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों लाल अस्थि मज्जा, और एक होता है दोस्तों पीला अस्थि मज्जा, यानी कि येलो बोन मैरो, और दोस्तों रेड बोन मैरो। इस लाल अस्थि मज्जा से दोस्तों आरबीसी का निर्माण होता है, और दोस्तों पीली अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और दोस्तों आपका जो प्लाज्मा है इसका निर्माण होता है। क्या दोस्तों आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ।
मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो भैया ब्लड का निर्माण होता है हमारी अस्थियों में, हमारी हड्डियों में। मैं लिख देता हूं, अस्थि में होता है भैया। और अस्थियों में भी कहां पे होता है, इस बोन मेरो में होता है, इस अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में एक खोखला पार्ट होता है, उस खोखले पार्ट में एक द्रव भरा होता है, उसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। इस अस्थि मज्जा में ही दोस्तों ब्लड का निर्माण होता है। दोस्तों अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल अस्थि मज्जा, एक होता है पीला अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का और पीली अस्थि मज्जा में, पीला अस्थि मज्जा में दोस्तों डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का निर्माण होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन भैया अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया कितनी अस्थियों में, आपको पता है हमारे शरीर में कितनी अस्थि होती है, तो भैया 206 अस्थि होती है। मैंने आपसे कहा कि बड़ी बड़ी अस्थियों में ये अस्थि मज्जा पाया जाता है। तो भैया लगभग 206 में से 150 से 160 अस्थियों में इस बोन मेरो का निर्माण होता है, इस बोन मेरो का निर्माण होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? लेकिन दोस्तों जब आप भ्रूणीय अवस्था में होते हो, यानी कि मां के पेट में होते हो, उस समय दोस्तों आपके शरीर में ये हड्डी तो नहीं होती दोस्तों, ये बड़ी बड़ी अस्थि जिनमें ब्लड का निर्माण हो रहा हो। तो भैया उस समय आपको ध्यान रखना है, आपका जो लीवर है जिसे आप यकृत कहते हो, इसमें दोस्तों आपके ब्लड का निर्माण होता है। और दोस्तों कुछ मात्रा में आपका जो पलिया है, जो से आप तिल्ली कहते हो या स्प्लेन कहते हो, इसमें भी दोस्तों आपके ब्लड का निर्माण होता है। अब बताओ दोस्तों आपको क्या समझ में नहीं आया? आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, आपको याद होना चाहिए। देखिए भैया मैंने आपसे कहा कि भैया ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो भैया हमारी हड्डियों में होता है, अस्थियों में होता है। अस्थियों में दोस्तों कहाँ पर होता है, तो भैया अस्थि मज्जा में होता है, अर्थात बोन मेरो में होता है। बोन मेरो है क्या, तो दोस्तों जो हमारी बड़ी बड़ी अस्थियां होती है उसमें एक खोखला पार्ट होता है, इस खोखला पार्ट में एक द्रव भरा हुआ होता है। उस द्रव को दोस्तों क्या कहा जाता है, बोन मेरो, अस्थि मज्जा। इसी में ही दोस्तों हमारे ब्लड का निर्माण होता है। दोस्तों ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक ठोस पार्ट होता है, एक तरल पार्ट होता है। ठोस पार्ट में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं, और दोस्तों तरल पार्ट में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? अब दोस्तों अस्थि मज्जा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है रेड बोन मेरो अर्थात लाल अस्थि मज्जा, और एक होता है येलो बोन मेरो यानी कि पीला अस्थि मज्जा। दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, और येलो बोन मेरो में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों आपके शरीर में तो 206 हड्डी पाई जाती है, बड़ी बड़ी अस्थियों में इस बोन मेरो का निर्माण होता है। तो लगभग 150 से 160 या 170 के आसपास कह सकते हो ऐसी अस्थियां होती है जिनमें दोस्तों आपके ब्लड का निर्माण होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये है कि भैया जब आप मां के पेट में होते हो, तब आप भ्रूणीय अवस्था में होते हो, उस समय तो दोस्तों आपके शरीर में इतनी बड़ी बड़ी अस्थियां नहीं होती, तो भैया उस समय आपके शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों उस समय आपके शरीर में ब्लड का निर्माण लीवर में या फिर दोस्तों पलिया में होता है, दोनों में होता है। ज्यादा मात्रा में लीवर में होता है और कम मात्रा में पलिया में होता है। तो दोस्तों ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज यहीं तक रखते हैं, कल दोस्तों अच्छी शुरुआत करेंगे नए टॉपिक के साथ। कहने का मतलब ब्लड में ही पढ़ेंगे लेकिन नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।